रिया ने प्रीति के आंसू पोंछे और बोली, तू एक नई शुरुआत करने आई है ना, तो बीती बातें भूल जा और फिर एक नई शुरुआत कर। देखना सब कुछ अच्छा होगा। बहुत जल्द तुझे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी। और वैसे भी तू तो मुझसे भी कई ज्यादा काबिल लड़की है। तेरे लिए इस शहर में अपने पैर जमाना कोई मुश्किल नहीं होगा, पर ये सब करने के लिए तुझमें ताकत की जरूरत होगी, और वो तुझमें मेरे हाथों के बने पोहे खाने और चाय पीने के बाद ही आएगी। ये सुनकर प्रीति के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रिया ने उसे फिर से बैठाया और अपने हाथों से पोहा खिलाने लगी। दूसरी ओर आदित्य तेजी से अपने कैबिन में आया और बोला, अहाना, मुझे पनवेल वाले प्रोजेक्ट की बजट फाइल आज ही रेडी चाहिए, ताकि क्लाइंट के साथ बजट डिस्कस करके इस डील को लॉक किया जा सके। इतना कहकर आदित्य अपनी चेयर पर बैठकर अपना पीसी ऑन करने लगा। अविनाश उसी प्रोजेक्ट की बजट फाइल पर काम कर रहा है सर। कुछ देर में फाइल आपके टेबल पर होगी, अहाना बोली। फिर उसने वहां रखे इंटरकॉम से फोन किया और बोली, सर के लिए एक ब्लैक कॉफी भेजो। दूसरी ओर से आवाज आई, जी मैडम, अभी लाया। अहाना ने रिसीवर नीचे रखा और आदित्य के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर उसे देखने लगी। अपने पीसी पर वर्क कर रहे आदित्य की नजर जब अहाना पर पड़ी तो उसने उससे पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, कुछ कहना चाहती हो? अहाना मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं सर, मैं बस ये सोच रही थी कि आप तो महीने में 3-4 बार मुंबई से बाहर जाते ही रहते हैं, पर पहले तो आपने बाहर से लौटते ही इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया, तो इस बार ऐसा क्या हो गया जो आपने राजस्थान से लौटते ही मुझसे शादी का फैसला कर लिया? अहाना के इस सवाल को सुनकर आदित्य को फिर से प्रीति का ख्याल आने लगा। उसे प्रीति से हुई अपनी पहली मुलाकात याद आई। तभी अहाना ने फिर से पूछा, आपने जवाब नहीं दिया सर। आदित्य चौंक गया। उसने खुद को संभाला और बोला, अहाना, अब हम शादी करने जा रहे हैं, इसलिए तुम मुझे आदित्य कहकर बुला सकती हो। ये सुनकर अहाना मुस्कुरा दी। आदित्य एक फाइल देखते हुए बोला, और राजस्थान में जो कुछ भी हुआ उसे मैं वही छोड़ आया हूँ। वैसे भी वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना पड़ जाए। तुमसे शादी करने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है अहाना, और मेरे इस फैसले से मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, और मेरे लिए मेरे परिवार की खुशी से बढ़कर दुनिया की कोई खुशी नहीं है, और मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अहाना उसकी ओर देखकर बोली और मुस्कुरा दी। आदित्य भी हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी पियून ने कैबिन के दरवाजे पर नॉक किया और अंदर आया। वो कॉफी टेबल पर रखकर तुरंत ही चला भी गया। उसके जाते ही आदित्य ने अहाना से पूछा, अहाना, तुमने मिस्टर कुंद्रा से हमारी मीटिंग फिक्स की या नहीं? हमारा उनसे आज ही मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके 5 7 स्टार होटल का कॉन्ट्रैक्ट मुझे हर हाल में चाहिए। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल जाए तो हमारी कंपनी मुंबई की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, 2 बजे होटल ब्लू हेवन में हमारी मिस्टर कुंद्रा के साथ मीटिंग है। आदित्य उत्सुकता से बोला, ओह दैट्स ग्रेट। तुम एक काम करो, सूरज और अविनाश को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ। मुझे तुम सबसे इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ बात करनी है, क्योंकि मैं मिस्टर कुंद्रा से पूरी तैयारी के साथ मिलना चाहता हूँ। ब्लूप्रिंट्स तो मैंने मानपुर में ही बना लिए थे, बस ये चाहता हूँ कि तुम सब एक बार ये ब्लूप्रिंट्स देखकर अपना अपना व्यू मुझे दो। जी सर। इतना कहकर अहाना उठकर जाने लगी। तभी आदित्य ने उससे पूछा, अहाना, मेरी सेक्रेटरी की जॉब के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दिया या नहीं तुमने? डोंट वरी सर, हमने इंटरव्यू के लिए ऐड दे दिया है। कल से ही इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत जल्द आपके लिए एक हार्डवर्किंग सेक्रेटरी भी मिल जाएगी। ये सुनकर आदित्य मुस्कुरा दिया, और तुम्हारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, है ना? आपके लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है सर, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मुझे सारी जिंदगी भी आपके लिए ये सारे काम करने पड़े तो। इतना कहकर अहाना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य ने दरवाजे की ओर देखा और खुद से बोला, अहाना से शादी करने का तेरा फैसला बिल्कुल ठीक है आदित्य। बहुत समझदार और मैच्योर लड़की है, तुझे अच्छे से जानती भी है, और सबसे अच्छी बात कि मेरी पूरी फैमिली उसे ही मेरी वाइफ के रूप में देखना चाहती है। अब बस दोबारा मुझे प्रीति से कभी मत मिलाना, क्योंकि मैं अब उस लड़की का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जब जब वो लड़की मेरे सामने आती है तो ना जाने मुझे क्या होने लगता है, अजीब से एहसास मुझे घेरने लगते हैं।
इतना कहकर आदित्य फिर से उसके बारे में सोचने लगा। दूसरी ओर सुमन अपने कमरे में परेशान बैठी थी। उसे बार बार पंडित जी की कही बातें याद आ रही थी। वो उठी और उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद करते ही उसने अलमारी के ऊपर रखा एक पुराना बक्सा उठाया जिस पर ताला लगा हुआ था। सुमन ने बक्सा बैग पर रखा और अपनी अलमारी की ड्रॉ से एक चाबी निकालकर उस बक्से को खोला। बक्सा खुलते ही वो घबराई हुई सी उसने कुछ तलाशने लगी। तभी उसकी नज़र कपड़ों के बीच रखी एक बहुत पुरानी तस्वीर पर पड़ी। ये ठीक वैसी ही तस्वीर थी जैसी प्रीति के पास थी। सुमन इस तस्वीर को छूकर बोली, आदि जिस दिन तू हमें नदी में मिला था उस दिन ये तस्वीर तेरी जेब में थी। मैं नहीं जानती कि इस तस्वीर में जो नजर आ रहा है वो सच है या नहीं, पर आज जब तेरे और अहाना के गुण नहीं मिले तो पता नहीं क्यों दिल से एक आवाज सी आई कि शायद इस तस्वीर में जो नजर आ रहा है वो सच है और ये बच्ची तेरी पत्नी है। पर अगर मैंने इस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश की तो ये सच भी सबके सामने आ जाएगा कि तू मेरा बेटा नहीं है। मेरे और तेरे डैड के अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है। तुझे भी ये बात नहीं पता। अगर ये सच तेरे सामने आ गया तो तू टूट जाएगा और मैं अपने बच्चे को टूटते हुए नहीं देख सकती। इसलिए अच्छा होगा कि ये सच कभी किसी के सामने ना आए। बस डरती हूँ कि कहीं ये लड़की किसी दिन तेरे सामने आकर खड़ी ना हो जाए, क्योंकि अगर ये लड़की तेरी जिंदगी में आ गई तो तेरे असली माता पिता तुझे मुझसे छीन लेंगे और तेरी ये माँ तेरे बिना नहीं जी सकेगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके तेरी शादी अहाना से हो जाए। मुझे कोई तो रास्ता निकालना होगा जिससे तेरी और अहाना की कुंडली अच्छे से मिल जाए। कल ही मैं पंडित जी से बात करती हूँ, शायद किसी पूजा से सब अच्छा हो जाए। इधर रिया और प्रीति दोनों होटल ब्लू हेवन में बैठी लंच कर रही थी। रिया एक निवाला खाकर बोली, प्रीति तूने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तो फिर तूने तो ये सब सहा है। मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि तू किस दर्द से गुजर रही होगी। तू अपने पेरेंट्स और फैमिली को एक आखिरी बार देख भी नहीं सकी और तुझे उनका अंतिम संस्कार करना भी नसीब नहीं हुआ। पर प्रीति अगर तू वहां दोबारा गई और वो कमीना भानुप्रताप जिंदा हुआ तो वो फिर से तेरे पीछे पड़ जाएगा और तुझे बचाने के लिए दी गई तेरे परिवार वालों की कुर्बानियां बेकार हो जाएगी। इसलिए प्लीज अब वहां जाने के बारे में कभी मत सोचना। प्रीति कुछ नहीं बोली और फिर से बीते हुए उस भयानक हादसे के बारे में सोचकर परेशान हो गई। रिया ने उसे परेशान देखा तो उसका हाथ पकड़कर बोली, प्रीति मेरा इरादा तेरा दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तू फिर से मौत के मुंह में ना जाए। ये सुनकर प्रीति ने मुस्कुराने की कोशिश की। वैसे प्रीति एक बात मेरे दिमाग में आई है। तेरे मुताबिक उस रात इतनी सारी जाने गई है पर न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में इस बारे में कभी कोई न्यूज़ नहीं आई। तो हो सकता है कि तेरी पूरी फैमिली अभी भी सही सलामत हो। प्रीति उदास होकर बोली, प्रिया ठाकुर भानुप्रताप एक बहुत ही घटिया इंसान है। उसने मेरे परिवार वालों की लाशें तक किसी को मिलने नहीं दी होगी। वहां की तो पुलिस भी उसके इशारों पर नाचती है। रिया भी परेशान हो गई और फिर बोली, इसलिए कह रही हूँ कि जो हुआ उसे भूल जा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़, क्योंकि तूने भी उसे उसके किए सजा दे दी है ना। हम एक काम करते हैं, कल सुबह मंदिर में जाकर तेरे परिवार वालों की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा करवाते हैं। तेरे हाथों से पूजा होगी तो उनकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। प्रीति आंखों में आंसू लिए बोली, शायद तू ठीक कह रही है रिया। मुझे कल ही अपने परिवार के लिए पूजा करनी होगी, उसके बाद ही शायद मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूंगी। रिया मुस्कुराते हुए बोली, तो हम कल सुबह ही पूजा करेंगे। अब चल तू खाना खा, ठंडा हो रहा है। प्रीति ने खुद को संभाला और खाना खाने लगी। वो मन ही मन खुद से बोली, पर मुझे कुछ भी करके पता तो करना पड़ेगा कि वो भानु अभी भी जिंदा है या मर गया है, क्योंकि अगर वो जिंदा हुआ तो अब मैं उससे नहीं डरूंगी और उससे अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। और फिर मुझे सुमेर के बारे में भी तो पता करना है। पता नहीं उस रात उसके साथ क्या हुआ होगा। प्रीति यही सब सोच रही थी कि तभी रिया के फोन की बेल बजने लगी। अविनाश का नंबर देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव की और बोली, गुड आफ्टरनून सर। अविनाश ने गुस्से में पूछा, प्रिया कहाँ हो तुम और तुम्हें आज के दिन लीव दी किसने?
तुम जानती थी ना कि आज बॉस ऑफिस आ रहे हैं। रिया फट से बोली, आई एम सॉरी सर, पर मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैंने सुबह अहाना मैम को फोन किया था, उन्होंने ही मुझे आज की लीव दी है। अविनाश चिढ़कर बोला, ठीक है, पर कल टाइम पर ऑफिस आ जाना, वरना बॉस की सेक्रेटरी के साथ साथ हमें एक नई रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी के लिए भी न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा, समझी तुम? रिया मुंह बनाकर बोली, जी सर, समझ गई। अविनाश फिर से उस पर भड़का, वैसे मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि तुमने पनवेल वाले प्रोजेक्ट की अकाउंट फाइल कहाँ रखी है। मुझे सर को आज ही उस प्रोजेक्ट की बजट फाइल कंप्लीट करके देनी है, पर लगता है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे सर से डांट खानी पड़ेगी। लेकिन आज अगर मेरी नौकरी गई ना रिया, तो तुम्हारी भी नहीं बचेगी, समझी तुम? रिया मुंह बनाकर बोली, नहीं सर, मेरी वजह से ना ही आपकी नौकरी जाएगी और ना आपको बॉस से डांट खानी पड़ेगी। वो फाइल अहाना मैडम के केबिन में है, उनके टेबल की जो ड्रॉ है उसी में चौथे नंबर पर फाइल रखी हुई है, आप अहाना मैम से ले लीजिए। अविनाश गुस्से में बोला, अहाना बॉस के साथ मीटिंग के लिए गई हुई है रिया, अब तुम्हारा काम मुझे करना पड़ेगा और खुद जाकर फाइल लेनी पड़ेगी। अगर कल तुम वक्त पर ऑफिस नहीं आई ना रिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अविनाश ने गुस्से में कॉल कट कर दी, तो रिया बच्चों की तरह मुंह बनाने लगी। उसका चेहरा देखकर प्रीति ने उससे पूछा, क्या हुआ रिया, तेरे ऑफिस में सब ठीक है ना? मेरी वजह से तुझे लीव लेनी पड़ी है, इस वजह से तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं रे अविनाश सर, अगर मुझे दिन भर में 2-4 बार डांट ना ले तब तक उनका पेट ही नहीं भरता। उन्हें और मुझे दोनों को आदत सी हो गई है। तू ये सब छोड़ और खाना खा, फिर हमें तेरे लिए शॉपिंग भी तो करनी है। तू नौकरी ढूंढने इन कपड़ों में तो नहीं जाएगी ना? और फिर पूजा की तैयारी भी तो करनी है। प्रीति ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। दोनों फिर से खाना खाने लगी। खाना खाते ही रिया ने वेटर को आवाज लगाई। वेटर तुरंत उसके पास आया तो रिया झट से बोली, ये सब यहाँ से हटाओ और 2 आइसक्रीम ले आओ, मेरे लिए एक बटरस्कॉच, और प्रीति तू क्या खाएगी? चॉकलेट आइसक्रीम। रिया वेटर से बोली, एक बटरस्कॉच और एक चॉकलेट आइसक्रीम ले आओ। जी मैडम। इतना कहकर वेटर वहां से चला गया और कुछ देर बाद 2 आइसक्रीम ले आया। दोनों बातें करते हुए आइसक्रीम खाने लगी। तभी उस होटल में आदित्य अहाना के साथ आ गया। दोनों ही प्रोजेक्ट को लेकर आपस में डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आइसक्रीम खाते खाते रिया से थोड़ी सी आइसक्रीम अपने कपड़ों पर गिर गई। वो मुंह बनाकर बोली, मैं इसे साफ करके बस 2 मिनट में आई। प्रीति ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो रिया तेजी से वहां से चली गई। आदित्य और अहाना अपने लिए बुक की गई टेबल के पास पहुंचे और बैठकर फिर से प्रोजेक्ट को लेकर बात करने लगे। दोनों के बैठते ही वेटर ने उनके पास आकर पूछा, सर ऑर्डर? अहाना तुरंत उसकी ओर देखकर बोली, अभी नहीं, कोई आने वाला है, उनके आने के बाद ऑर्डर करेंगे, अभी तुम जाओ। जी मैडम। इतना कहकर वेटर वहां से चला गया। वही कुछ दूरी पर प्रीति अकेली बैठी अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रही थी। वो मन ही मन बोली, इतने बड़े शहर में नौकरी कैसे मिलेगी मुझे? कैसे मैं एक नई शुरुआत कर सकूंगी? रिया जितना मेरे लिए कर चुकी है, इससे ज्यादा और मेरे लिए क्या करेगी? नौकरी तो मुझे खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। मुझे तो यहाँ के रास्ते भी ठीक से पता नहीं है। यहाँ तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए लोकल ट्रेन में सफर करना पड़ता है। कैसे अकेले मैं इस शहर में एडजस्ट कर सकूंगी? रिया मेरी वजह से थोड़ी रोज रोज अपने ऑफिस से छुट्टी लेगी। मुझे खुद ही अपनी मदद करनी होगी। दिल्ली में भी तो मैं अकेले रहती ही थी, तो अभी भी रह लूंगी। वैसे भी अब तो मुझे सारी जिंदगी अकेले ही रहना है। प्रीति यही सब सोच ही रही थी कि तभी रिया आकर वहां बैठ गई और फिर से अपनी आइसक्रीम खाते हुए बोली, प्रीति तेरी नौकरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये सुनकर प्रीति उसे हैरानी से देखने लगी तो रिया फिर से बोली, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे बॉस को सेक्रेटरी की जरूरत है और हमने आज ही न्यूज़पेपर में ऐड भी दिया है, ये देख। इतना कहकर रिया ने प्रीति को अपने फोन में ऐड दिखाया। ऐड देखते ही प्रीति को आशा की एक किरण नजर आने लगी। उसने ऊपर सीलिंग की ओर देखकर अपनी आंखें बंद की और फिर भगवान का शुक्रिया किया। रिया मुस्कुराते हुए बोली, कल पूजा के बाद हम दोनों सीधे मेरे ऑफिस चलेंगे और फिर तू वहां बॉस की सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे देना। आई एम श्योर कि ये जॉब तुझे ही मिलेगी। प्रीति ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। तभी वॉशरूम की ओर जा रही अहाना की नजर उस पर पड़ी। वो तुरंत उसके पास आई
उसे देखते ही रिया घबराकर उठ खड़ी हुई। अहाना ने पहले प्रीति की ओर देखा और फिर रिया से पूछा, तो ये है तुम्हारा जरूरी काम रिया? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें कोई जरूरी काम है, इसलिए तुम्हें लिव चाहिए, पर तुम तो यहाँ बैठकर बड़े मजे से आइसक्रीम खा रही हो। रिया फट से बोली, सॉरी मैम, पर मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये मेरी दोस्त है प्रीति, आज ही गांव से मुंबई में अपना करियर बनाने आई है। मैं इसे ही लेने स्टेशन गई थी। इसके लिए ये शहर एकदम नया है ना, बस इसलिए मैं आज पूरा दिन इसके साथ रहना चाहती थी। अहाना ने प्रीति की ओर देखा तो वो भी उठ खड़ी हुई। जी मैम, रिया सच कह रही है। वो बस इस शहर में सेटल होने में मेरी हेल्प कर रही है। मैं अनकंफर्टेबल फील ना करूं, बस इसलिए वो मुझे यहाँ लंच के लिए लेकर आई है। ये सुनकर अहाना ने रिया की ओर देखा और बोली, कोई बात नहीं, आज अपनी दोस्त के साथ रहो, पर कल वक्त पर ऑफिस आ जाना। तुम जानती हो ना कि सर को तुम्हारा देर से आना पसंद नहीं है। कुछ दिनों तक वो वैसे भी रोज ऑफिस आने वाले हैं, इसलिए तुम्हारी जॉब के लिए यही अच्छा होगा कि तुम कोई गलती ना करो। जी मैम, रिया सिर झुकाकर बोली। अहाना पलटकर जा ही रही थी कि तभी वेटर वहां आकर रिया से बोला, मैम आपका बिल। रिया कुछ कहती उसके पहले ही अहाना वेटर से बोली, इनका बिल हमारे बिल में ऐड कर दो, मैं पे कर दूंगी। रिया बहुत खुश हुई, पर प्रीति अहाना को हैरानी से देखने लगी। तभी रिया खुशी से चहकते हुए बोली, थैंक यू सो मच मैम। अहाना भी मुस्कुरा दी, आज की ये ट्रीट मेरी तरफ से तुम्हारी दोस्त के लिए है, क्योंकि ये आज इनका इस शहर में पहला दिन है। वेलकम टू मुंबई। आई होप कि ये शहर बहुत जल्द तुम्हारा शहर बन जाए और तुम्हें इस शहर में बहुत कामयाबी मिले। प्रीति भी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बस यही डर सता रहा था कि मैं इतने बड़े शहर में आ तो गई हूँ, पर मैं यहाँ कैसे एडजस्ट करूँगी, कैसे अपने लिए जॉब सर्च करूँगी, कैसे अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। पर आपसे मिलकर मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। अगर इस शहर के लोग आपकी तरह अच्छे हैं तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। थैंक यू। अहाना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही रिया ने उछलते हुए प्रीति को अपने गले से लगा लिया और बोली, अब तो तू मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी में अपनी जॉब पक्की समझ, क्योंकि कल तेरा इंटरव्यू अहाना मैम ही लेने वाली है। आई एम श्योर कि आज की इस मुलाकात के बाद वो तुझे ही बॉस की सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए सेलेक्ट करेगी। अब चलकर शॉपिंग करते हैं, जिंदगी की नई शुरुआत नए कपड़ों से करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चल। इतना कहकर रिया ने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगी। तभी मिस्टर कुंद्रा से बात कर रहे आदित्य की नजर उस पर पड़ी। उसे रिया तो नजर नहीं आई, पर प्रीति उसकी आंखों के सामने थी। वो उसे हैरानी से देखने लगा। तभी मिस्टर कुंद्रा ने पूछा, व्हाट हैपेंड मिस्टर मेहरा? एवरीथिंग इज ऑल राइट। अहाना ने भी उसकी ओर देखकर पूछा, क्या हुआ सर? आदित्य तुरंत उठकर खड़ा हुआ और उसने हड़बड़ाते हुए मिस्टर कुंद्रा की ओर देखकर कहा, एक्सक्यूज मी गाइस, मैं बस अभी आया। कोई कुछ कह पाता उसके पहले ही आदित्य वहां से उठकर चला गया। वो भागते हुए उस जगह पर आया जहां उसने प्रीति को देखा था, पर प्रीति उसे कहीं नजर नहीं आई। वो दौड़ते हुए उसे इधर उधर ढूंढ रहा था, पर प्रीति जा चुकी थी। वो होटल से बाहर भी आया, पर उसे प्रीति कहीं नहीं दिखी। तो वो खुद से बोला, लगता है तुझे कोई वहम हुआ था। आजकल तू उस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है, शायद इसलिए वो तुझे अब हर जगह नजर आने लगी है। इतना कहकर वो फिर से अपनी टेबल के पास आ गया। वो जैसे ही अपनी चेयर पर बैठा तो उसे परेशान देखकर अहाना ने पूछा, क्या हुआ सर, आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मिस्टर कुंद्रा, ब्लूप्रिंट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ और डील साइन करने की अमाउंट भी मैंने आपको बता दी है। मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी से बेस्ट डिजाइन्स आपके होटलों के लिए कोई और नहीं बना सकता, और जो अमाउंट मैंने आपको इस डील के लिए ऑफर की है उससे कम में कोई आपके होटल्स नहीं बना पाएगा। आदित्य के इतना कहते ही अहाना भी बोली, जी मिस्टर कुंद्रा, इसके अलावा हमारी कंपनी की एक खासियत और है कि वो वक्त से पहले ही अपना काम खत्म कर देती है। डील साइन करते टाइम जो वक्त मुकर्रर होगा काम खत्म होने का, उसके ठीक 2 महीने पहले आपके होटल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। आप अच्छे से सोच लीजिए और दूसरी कंपनीज के ऑफर भी जान लीजिए। हम आपके डिसीजन का इंतजार करेंगे। मिस्टर कुंद्रा मुस्कुराते हुए बोले, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे ये प्रोजेक्ट किसको देना है। मिस्टर कुंद्रा के इतना कहते ही अहाना ने घबराकर अपनी फिंगर क्रॉस कर ली
और आदित्य की ओर देखने लगी, पर उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिस्टर कुंद्रा को देख रहा था। तभी मिस्टर मेहरा ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और बोले, सो मिस्टर मेहरा, डील कब साइन करे? मिस्टर कुंद्रा के इतना पूछते ही अहाना बहुत खुश हुई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए मिस्टर कुंद्रा से हाथ मिलाया और बोला, जब आप चाहे। मिस्टर कुंद्रा सारी फाइल्स उसकी ओर बढ़ाते हुए फिर से बोले, आई एम श्योर कि पेपर्स आपने पहले से ही रेडी करवा लिए होंगे, तो डील भी कल ही साइन कर लेते हैं। वैसे आपके काम करने का तरीका मुझे हमेशा ही इम्प्रेस करता है मिस्टर मेहरा। मैं चाहता हूं कि इसी हफ्ते मेरे सारे होटल्स का भूमि पूजन हो जाए। श्योर मिस्टर कुंद्रा, डील साइन होते ही जब आप चाहेंगे भूमि पूजन की तैयारियां अहाना कर देगी। आदित्य बोला, कल सुबह 11 बजे मेरे ऑफिस में मिलते हैं और डील साइन करते हैं। मिस्टर कुंद्रा के इतना कहते ही आदित्य ने खड़े होकर अपना कोट ठीक किया और बोला, ठीक 11 बजे डील साइन हो जाएगी और ठीक 11:01 पर सारी साइट्स पर मटेरियल भी पहुंच जाएगा। ये सुनकर मिस्टर कुंद्रा ने फिर से आदित्य की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने उनसे हाथ मिला लिया तो मिस्टर कुंद्रा अहाना से हाथ मिलाकर वहां से चले गए। फाइनली हमें ये प्रोजेक्ट मिल ही गया, अहाना खुशी से चहकते हुए बोली। आदित्य कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी अहाना के फोन की बेल बजने लगी। अहाना ने मुस्कुराते हुए अपना फोन देखा और कॉल रिसीव की, पर वो कुछ कहती उसके पहले ही दूसरी तरफ से अविनाश ने पूछा, अहाना क्या हुआ मीटिंग में? हमें प्रोजेक्ट मिला या नहीं? अहाना मुस्कुराकर बोली, आदित्य सर किसी क्लाइंट के साथ खुद मीटिंग करे और फिर भी हमें प्रोजेक्ट ना मिले, ऐसा कभी हुआ है जो आज होता? अविनाश ने चहकते हुए पूछा, इसका मतलब हमें प्रोजेक्ट मिल गया? हाँ, अविनाश खुशी से उछल पड़ा। अहाना भी बहुत खुश थी। उसने अविनाश को वो सब बताया जो आज मीटिंग में हुआ, पर आदित्य अभी भी प्रीति को लेकर परेशान था। वो मन ही मन खुद से बोला, एक लड़की को इतना बड़ा धोखा देकर उससे उसका सब कुछ छीनकर तू यहाँ चला आया आदित्य। शायद इसलिए आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने पर भी तू खुश नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तू ये जानता है कि तूने प्रीति को उस गुनाह की सजा दी है जो उसने कभी किया ही नहीं। इसलिए तेरे गिल्ट की वजह से प्रीति तुझे नजर आने लगी है। अच्छा ही हुआ जो उसने इस मुश्किल घड़ी में सुमेर का हाथ थाम लिया। सुमेर प्यार करता है उससे और वो भी तो सुमेर से प्यार करती है। आई होप सुमेर फिर से खड़े होने में उसकी फैमिली की मदद करे ताकि कोई उस लड़की पर उंगली ना उठा सके और वो जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। आज के बाद मैं उसके बारे में सोचना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तभी अहाना बोल पड़ी, सर ऑफिस में सब लोग बहुत खुश हैं, बस हमारे पहुंचने का ही इंतजार कर रहे हैं, चले। हाँ, आदित्य के इतना कहते ही अहाना ने वेटर को आवाज लगाई। वेटर बिल और स्कैन कार्ड लेकर आया और बोला, मैडम ये वो लड़कियों के लंच का बिल। अहाना ने अपने फोन से कार्ड स्कैन किया और दोनों बिल पे कर दिए तो वेटर उन्हें थैंक्स कहकर चला गया। आदित्य ने खड़े होकर उससे पूछा, ये दूसरा बिल? अहाना उसके साथ चलते हुए बोली, सर रिया यही अपनी एक दोस्त के साथ लंच कर रही थी। उसकी दोस्त आज पहली बार मुंबई में आई है, वो भी अपना करियर बनाने, तो मुझे लगा कि उस लड़की को ये फील करवाना चाहिए कि मुंबई बहुत अच्छी सिटी है। जब लोग ढेर सारे सपने लेकर इस शहर में आते हैं तो यहाँ की लाइफस्टाइल और चकाचौंध देखकर कभी कभी नर्वस होकर वापस चले जाते हैं। इसलिए उस लड़की को खुद पर भरोसा दिलाना बहुत जरूरी था। उसकी बातें सुनकर आदित्य मुस्कुरा दिया। लेखिका कविता वर्मा।